चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। आपको 35 क्वेश्चन तक में आपको क्विक रिवीजन सीरीज में जो होता है यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ के क्वेश्चन में हमने 35 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं। हमने 35 क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं और हम जो होता है 36 क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 36 से हम शुरू करने हैं। आप जा कर के अगर 50 से 60 क्वेश्चन फिक्स करना चाहते हैं तो उस सीरीज को आप जा कर के ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और हम बोल दिए आपसे कि आपको टोटल जो होता है 150 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चलेगी और ये 4 सीरीज होंगी, ठीक है। 3 सीरीज आज कंप्लीट कर दिया जाएगा, एक सीरीज अभी दिया जाएगा, एक सीरीज जो होता है रात में दिया जाएगा, ये दूसरी सीरीज होगी। तीसरी सीरीज जो होता है आपको 11 बजे मिल जाएगी, ठीक है। हमें बहुत जल्दी में है कि आपको सीरीज जल्दी से जल्दी पहुँचा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, कांग्रेस की पूर्व संस्थाएं कौन कौन थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। हम 50 से 60 क्वेश्चन आपका फिक्स करा जाएंगे 3 दिन के अंदर, आपको ये गारंटी हमारी है। तो ठीक है, तो हमने 35 क्वेश्चन सीरीज नंबर 1 में पढ़ा दिया। सीरीज नंबर 2 आपको बता रहे हैं फिर से कि 1 जाके पढ़िएगा, 2 पढ़िएगा, 3 सीरीज आपको मिलेगी, 4 सीरीज। और करंट का भी हम 4 सीरीज देंगे आपको। ये निश्चित रूप रहेगा कि आपको पीसीएस जो होता है क्वालिफाई कर देंगे, बस ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कांग्रेस के पूर्व संस्थाओं के बारे में मॉडल करते हैं। पहले इसके ईस्ट इंडिया इंडियन एसोसिएशन अर्थात ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में जो होती लंदन में की गई थी। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे इसके संस्थापक, ठीक है। 1885 में जो होता कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके पहले की जो संस्थाएं स्थापित हुई थी उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। दूसरा संस्था इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1872 में लंदन में हुई थी। किसने? संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बी अर्थात आनंद मोहन बोस थे, ठीक है। आनंद मोहन बोस थे, ठीक है, याद रखिएगा, आनंद मोहन बोस। इसके बाद जो होता है इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 में की गई, कलकत्ता में की गई। इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी, ठीक है, एस.एन. बनर्जी थे, ठीक है। अब याद रखिएगा ये संस्थाएं जो थी कांग्रेस के पूर्व की संस्थाएं की बात करेंगे, मिलान करने के लिए क्वेश्चन देगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो होता पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित हुआ था, 1870 में पूना में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? एस.एच. जो होता चिपलुकर और जी.बी. जोशी और एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा देखेंगे, पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक 1870 में पूना में हुआ था, लेकिन संस्थापक पीसीएस में अगर देखो वनडे एग्जाम में अगर पूछता है तो इसके स्थापना किसने की थी तो एम.जी. रनाडे का नाम पूछा जाता है। लेकिन अगर पीसीएस एग्जाम में देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन उल्टा पूछता है। इसमें पूछता है कि इनमें कौन संस्थापक नहीं थे, ऐसे करके पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, जान लीजिए। और हम आपको बता दिए कि प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है आपके 15-12 सालों में, वही सब सारे क्वेश्चन में कलेक्ट किया है, चाहे आरओ को हो, चाहे आरओ को, चाहे पीसीएस को, वही आपके सामने रख रहे हैं। कुछ नए क्वेश्चन जोड़ दे रहे हैं जिससे आपको हो जाएगा, ठीक है। एम.जी. रनाडे। तीसरा जो होता है मद्रास महाजन सभा की स्थापना पूछा गया 1884 में चेन्नई में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? जी.एस. अय्यर और बिरघवचारी और आनंद चार्लू, ठीक है, आनंद चार्लू। देखिए आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा, हम आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देंगे और गारंटी लेते हैं कि 60 से 70 क्वेश्चन हम बता दिए हमारे ही आएगा। और करंट का जो होता 25 से 35 क्वेश्चन तक ले करंट आते हैं और इसमें हम 20 क्वेश्चन की गारंटी लेते हैं। 2 दिन में करंट जो था चलाएंगे आपको। टेस्ट सीरीज भी चलती रहेगी आपकी, ठीक है। तो आप देखेंगे, चलिए मद्रास महाजन सभा की बात करें तो मद्रास महाजन सभा में जो होता है कौन थे? अर्थात जी.एस. अय्यर थे, एम. बिरघवाचारी थे और आनंद चार्लू थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की बात करें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में इसके संस्थापक मुंबई में हुआ था, ठीक है, मुंबई में। इसका मुंबई का पूर्व नाम आपको पता है बम्बई था, इसके कहने की जरूरत नहीं, आप अच्छे जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो था संस्थापक कहाँ थे? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलांग और बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब। बॉम्बे एसोसिएशन में, मद्रास एसोसिएशन में, पूना सार्वजनिक सभा में जितने लोग थे उनका नाम अपने कॉपी पर नोट करिए, नोट करके आप क्या करिए, लिखते रहिए आप, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। 1857 की विद्रोह की तिथियां अब तक जो होता आरओ और पीसीएस में केवल 4 पूछा गया है मिलान करने के लिए। बैरकपुर पूछा गया 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे,
बैरकपुर में मंगल पांडे 29 मार्च 1857 याद करेंगे। लखनऊ में पूछा गया है 4 जून 1857 बेगम हजरत महल, ठीक है। झांसी में पूछा गया है जून 1857 रानी लक्ष्मीबाई। और एक क्वेश्चन और जो जोड़ लीजिएगा, 18 जून को जो होता है 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति प्राप्त हुई, ठीक है। कभी कभी 17 जून 1858 देता, कभी 18 जून 1858, तो 18 जून 1858 को ही रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। मेरठ पूछेगा, मेरठ 10 मई 1857 को कदम सिंह। कानपुर में जो था 5 जून 1857 को नाना साहब ने, ठीक है। तो आप जान गए होंगे बैरकपुर का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था, 29 मार्च 1857 के यहीं से शुरू हुआ था। लखनऊ में जो होता बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल ने की थी 4 जून 1857 को। झांसी में जो होता 1857 को रानी लक्ष्मीबाई ने की थी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने। और मेरठ में जो था 10 मई 1857 को कदम सिंह ने किया था। और कानपुर में जो था 5 जून और नाना साहब ने किया था 1857। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया। ये तो जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 राजा राम मोहन राय से संबंधित क्वेश्चन। आपको पता है बार बार क्वेश्चन जाता है राजा राम मोहन राय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन जो था हमेशा आते हैं, ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाना होता है, ठीक है। पीसीएस हो चाहे आरओ हो, ठीक है। चलिए 1809 में जो होता है एकेश्वरवाद का उपहार पुस्तक लिखे थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय से संबंधित 1809 में एकेश्वरवाद का उपहार पुस्तक लिखी, ठीक है। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। 1817 में जो होता है डेविड हेयर के साथ उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1820 में जो होता प्रिंसेप्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखे हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया। प्रिंसेस ऑफ जीसस पुस्तक जो होता उन्होंने लिखे। और जो होता 1885 में जो होता है वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में जो होता है ब्रह्म सभा अर्थात ब्रह्म जो होता समाज की स्थापना की। 1829 में जो होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ जो होता है सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर से आप नोट्स करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 आप नोट करिए। 1809 में एकेश्वरवाद का उपहार पुस्तक लिखी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1817 में डेविड हेयर के साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1820 में प्रिंसेप्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना की, नोट करते रहिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ सती प्रथा का उन्मूलन किए। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे राजा राम मोहन राय से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना, प्रिंसेप्स ऑफ जीसस पुस्तक, डेविड हेयर के साथ हिंदू कॉलेज, आत्मीय सभा की स्थापना, एकेश्वरवाद की पुस्तक लिखे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ सती प्रथा का उन्मूलन किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। यह राजा राम मोहन राय से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 में किसान आंदोलन, ठीक है। अब आप मत सोचिएगा क्वेश्चन नंबर 39 सर चल रहे हैं अभी 2 वीडियो में, आपको 39 नहीं समझ लीजिए, 39 का 10 गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 390 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है। तो हमने बता दिया कि ये क्वेश्चन केवल सीरीज आप ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए। गारंटी देते हैं 50 से 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन से गारंटी देते हैं। 20 क्वेश्चन करंट का दे देंगे, 80-90 क्वेश्चन आपको पार करने देंगे, 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट दे देंगे हम। ये गारंटी 100 क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से आएगा, ठीक है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, देखिए कमेंट और लाइक जरूर करा करिए वीडियो को थोड़ा से, और ये शेयर करिए। अभी नया चैनल है, थोड़ा सा शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, तो और भी जो होता है कंटेंट अच्छे मेहनत हमारी और भी आपके प्रति बढ़ेगी, और हम 25 दिन के अंदर आपको पीसीएस क्वालिफाई करा देंगे। फिर मेंस में देखा जाएगा कि कब कैसे वीडियो बनाना, कैसे डालना है। चलिए किसान सभा आंदोलन की बात करते हैं। किसान सभा आंदोलन, अवध किसान सभा 1920 में प्रतापगढ़ में, पता है ना, अवध किसान सभा 1920 में प्रतापगढ़ में स्थापना किसने की, अर्थात बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, ये वनडे से लेकर सभी एग्जाम में पूछा गया है। अवध किसान सभा 1920 में प्रतापगढ़ में स्थापना बाबा रामचंद्र और जो होता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश किसान सभा, संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, 1935 तक ले इसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में लखनऊ में
इसने किया, याद रखिएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र इसके संस्थापक थे। ये याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत किसान सभा 1918 के संस्थापक कौन इनमें से नहीं थे। क्वेश्चन देखिए, जिसके संस्थापक 3 से अधिक हो जाते हैं वहाँ क्वेश्चन पूछने का प्रारूप अलग हो जाता है। तो आप क्वेश्चन संयुक्त प्रांत किसान सभा लखनऊ, ठीक है, के संस्थापक कौन इनमें से नहीं थे। इंद्रायण द्विवेदी थे, मदन मोहन मालवीय थे, गौरी शंकर मिश्र थे, ठीक है। किसी और व्यक्ति का नाम डाल देगा तो आप समझ जा रहे होंगे कि आप उसे देख लीजिएगा, वो व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट अगला है अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में। पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आरओ में भी पूछा गया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कौन कौन व्यक्ति इसे गठित किए थे? सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित, सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित है अखिल भारतीय किसान सभा। कौन से? एनजी रंगा, एम नमूद्रीवाद, पंडित नरेंद्र देव जैसे यहाँ प्रमुख नेता इसमें शामिल थे, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख नेता शामिल थे। तो किसान सभा नोट्स बना लिए आप। किसान सभा 39 क्वेश्चन नंबर 39 किसान सभा के आंदोलन नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं कुछ हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 40 में कुछ साइंस से हार्मोन्स पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा बार हार्मोन्स पूछे जाते हैं। ये हार्मोन्स सबसे ज़्यादा समीक्षा में पूछे गए थे, इसमें से 2 समीक्षा में पूछे गए, जाकर मिला लीजिएगा पेपर। और देखिए एस्ट्रोजन पूछा गया था, एस्ट्रोजन पूछा गया है। ये प्रजनन अर्थात मासिक धर्म और रजनोवृत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। ये हार्मोन्स क्या है? ये हार्मोन्स क्या है? एस्ट्रोजन ये प्रजनन, मासिक धर्म चक्र और रजनोनिवृत्ति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और कौन और है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के देखेंगे, ये गर्भाशय अवस्था को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है क्या होता है? ये गर्भाशय अवस्था को बनाए रखने के लिए जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा, गर्भाशय बनाए रखने में कौन सा हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है? प्रोजेस्टेरोन। और क्या देखेंगे? 9 हार्मोन से देखेंगे। और एक हार्मोन है जो था प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो था बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए हार्मोन्स महिला में प्यूटरी ग्रंथ द्वारा रिलीज होता है, जिससे आप कह सकते हैं कि दूध निकलता है, ठीक है। बच्चे के जन्म के बाद जो था स्तनपान कराने के लिए जो होता है ये हार्मोन्स जो था महिला में जो था प्यूटरी ग्रंथियाँ होती है उससे रिलीज होता है, जिसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। मतलब इसके द्वारा दूध बनते हैं, ठीक है, स्तनपान बनता है जिससे बच्चा जीवित रहेगा। और टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन जान लीजिए पुरुषों में होता है, ठीक है। पुरुषों में पुरुष प्रजनन ऊतकों के टेस्टिस और प्रोस्टेट के लिए विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो था पुरुषों में ये पुरुष प्रजनन ऊतकों, टेस्टिस और प्रोजेस्टेट के विकास में जो होता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पुरुष प्रजनन ऊतकों, टेस्टिस और प्रोस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य ये करता है, ठीक है। इंसुलिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड शुगर को लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपको शुगर बढ़ती है, डायबिटीज जिसे होता है, इसको कंट्रोल करने का कार्य किसको है? इंसुलिन का, ठीक है। कंट्रोल करने का कार्य किसका है? इंसुलिन का कार्य करता है, ठीक है। तब हो गए हार्मोन्स, ये 4 हार्मोन्स याद रखिएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन। अगला देखेंगे कीट बच्ची पौधे। क्वेश्चन नंबर 41 नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 41 नोट करिए, तुरंत नोट करिए क्वेश्चन नंबर 41। 50 से 60 क्वेश्चन की गारंटी लेते हैं, आप हमसे जुड़े रहिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस, आपको फिर दिखाएंगे मेंस में कैसे धमाल मचाया जाता है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, देखिए कीट बच्ची पौधों के बारे में बात करते हैं। कीट बच्ची पौधे देखेंगे, कौन कौन से कीट बच्ची पौधे हैं यहाँ पर देखेंगे। कीट बच्ची पौधे जो नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होती है, अपनी नाइट्रोजन की कमी पूर्ण करने के लिए कीटों को अपनी सुगंध से आकर्षित कर उनका भक्षण करते हैं, उन्हें कीट बच्ची पौधा कहते हैं। कीट बच्ची पौधे वे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की अनुपस्थिति उसमें होती है। कीट बच्ची पौधे में नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होती है, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए ये कीटों को अपनी सुगंध से आकर्षित करते हैं और आकर्षित कर उनका भक्षण करते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से पौधे होते हैं देखिएगा, पीचर प्लांट, और पीसीएस में पूछा गया था नेफेंथीस, ठीक है, पीसीएस में पूछा गया था नेफेंथीस। फिर कौन थे? ड्रोसेरा जो होते सनड्यूज,
दूसरा कौन है संड्यूज, इसके बाद कौन है डायोनिया, डायोनिया जो होती है, इसके बाद जो होता है सेरोसेनिया, इसके बाद जो होता है यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, जिसे ब्लेडर वर्ट कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्थात यूट्रिकुलेरिया जिसे ब्लेडर वर्ट कहा जाता है और नेफेंथीज, ये दोनों पीसीएस में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। ड्रेसोरा और जो डायनोरिया देखेंगे समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ये जो होते कीटभक्षी पौधे हैं, नोट्स करिए क्वेश्चन नंबर 41 नोट करिए, कंप्लीट करिए इसे, ठीक है, कंप्लीट करिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आगे चलेंगे, पादप हार्मोन्स और उनके कार्य, क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए, ठीक है। आपको पूरे 150 क्वेश्चन देंगे, पादप हार्मोन्स और उनके कार्य, ठीक है। पहला होता ऑक्सिन, ऑक्सिन का कार्य क्या होता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहयोग करते हैं, पौधों की गतियों में नियंत्रण करते हैं, पत्तियों के गिराने में रोकते हैं, बीज रहित फलों को जो है तो उत्पादन में सहायता करते हैं, बीज रहित फलों के उत्पादन में जो होते हैं सहायता करते हैं। याद रखिएगा क्या करते हैं, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहयोग करते हैं, पौधों की गतियों पर जो होता है नियंत्रण करते हैं, पत्तियों को गिराने में जो होता है रोकते हैं, बीज रहित फलों को जो तो उत्पादन में क्या करते हैं सहायता करते हैं। कौन, ऑक्सिन, याद रखिएगा ऑक्सिन, ठीक है। पीसीएस में ज़्यादा पूछा गया था, सबसे ज़्यादा जिब्रेलिन पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये जो होता है जिब्रेलिन क्वेश्चन पूछा गया था, और साइटोकाइनिन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन श्योर नोट करिए। जिब्रेलिन बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक, बौने पौधों के लंबाई में वृद्धि कर देता है जिब्रेलिन, ठीक है, बीजों को शीघ्र अंकुरण कर देता है और बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि कर देता है, पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करता है। कौन, जो पौधे की जो होते पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करता, कौन, जिब्रेलिन, ठीक है। इसके बाद जो होता साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन देखेंगे, ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, कोशिकाओं एवं तनों की लंबाई में जो होता है पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि करता है, जड़ों एवं पत्तियों में वृद्धि करता है, रोकने में सहायक होता है, जड़ों और पत्तियों को रोकने में सहायक होता है, और अंकुरण समय में उत्प्रेरक उत्पन्न करता है, ठीक है। अंकुरण के जो होता है समय क्या करता है, उत्प्रेरक उत्पन्न करता है, इससे साइटोकाइनिन कहा जाता है। तो 3 चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 3 चीज़ें जो होता है, ठीक है। और इसके बाद जो होता है लास्ट होता है एब्सिलिक अम्ल, ABC, ये पीसीएस में पूछा गया था, ABC क्या है, ये पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। एब्सिक अम्ल वृद्धि रोधक, देखिए ये कभी कभी जो होता है ABC ये भी पूछा गया, किससे जुड़ा हुआ शब्द है, तो ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ शब्द है, ABC जो होता है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ शब्द है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करें हैं। आप यहाँ पर ABC का मतलब समझिएगा एब्सिक अम्ल, ठीक है। ये वृद्धि रोधक है, पत्तियों एवं फूलों को खुलने और बंद करने की क्रियाओं को नियंत्रण करता है, ठीक है। जब पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियों को और फूलों को खुलने और बंद करने की क्रियाओं में क्या करता है, नियंत्रण करता है। पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना और पौधों में जो होता है पौधों की वृद्धि को दर को रोकना, ठीक है। पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना और पौधों की वृद्धि दर को क्या करना, रोकना, इसका क्या कार्य है, एब्सिलिक अम्ल का कार्य है, ठीक है। तो 4 चीज़ें याद रखिए, 4 चीज़ें पादप हार्मोन क्या करेंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़िएगा। एब्सिलिक अम्ल फिर से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में आइए। प्रश्न नंबर 43 में महत्वपूर्ण विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है। जो विटामिन्स पूछे गए हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण विटामिन्स हैं और उनके कमी से होने वाले रोग। चलिए पहला देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है, रेटिनॉल होता है। इसे रतौंधी कह सकते हैं या जीरोप्थैल्मिया जो होती है, या जीरोप्थैल्मिया संक्रामित के प्रति प्रभाविता होती है, ठीक है। इसे कहा जाता है रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी कर, ये रतौंधी है, ठीक है, आपको पता है। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम याद करिएगा, थायमिन, वृद्धि का रुकना, भूख और ओजन का घटना, इसे जो होता है रोग सबसे ज़्यादा पूछता है, बेरी रोग होना, थकान का महसूस होना, पेट की खराबी होना, तो इसे विटामिन बी कहा जाता है, थायमिन। विटामिन B1 के हमें थायमिन है रासायनिक नाम, वृद्धि का रुकना, भूख और ओजन का घटना, बेरी रोग, थकान होना और पेट की खराबी। देखिए मान लीजिए हम आपको बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, बहुत स्पीड में,
तो आप कमेंट करिएगा कि मतलब बहुत ही स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए आपको हम बता दें 25 दिन में बहुत सारे कुछ पढ़ाने हैं, बहुत चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। अब ये बहुत चीज़ें आपको जो होता हम आपको देंगे मैटर। जैसे जीएस का जो था हम 50-60 यहाँ कंप्लीट करा रहे हैं, करंट में भी आपको 60 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। कल हम आपको लाइव आकर के जो होता है पढ़ा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर देखेंगे। लाइव क्लास इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन में थक जाते हैं, इसलिए जो होता है लाइव क्लास में नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन जो होता है ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पीसीएस को पास करने के लिए लाइव क्लास आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 में राइबोफ्लेविन जो जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, ठीक, छाले पड़ जाना या पपड़ी पड़ जाना जो होता, ठीक है। आज समय बुढ़ापा आ जाना, विटामिन B2 कमी, प्रकाश का ना सह पाना या चिलोसिस रोग हो जाता। कौन सा रोग हो जाता? चिलोसिस, ठीक है। चिलोसिस रोग याद रखिएगा, विटामिन B2 की कमी, चिलोसिस। रासायनिक नाम प्योर याद रखिएगा, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B थायमिन, विटामिन 3 नियासिन। विटामिन 3 क्या है? नियासिन। इसके कमी से क्या? जीभ का चिकनापन होना, त्वचा या पर फोड़े फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी। विटामिन B3 नियासिन, ठीक है। क्या सा रोग होता है? नियासिन, ठीक है। और रासायनिक नाम तो श्योर याद करें क्योंकि रासायनिक नाम ही पीसीएस में देता है ज़्यादा, रासायनिक नाम श्योर। विटामिन B5 रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जो होता है पेशियों में जो होता है लकवा, पैरों में जो होता है जलन आदि। पेशियों में लकवा और पैरों में जलन क्या होता है? इसके पेशियों में लकवा और पैरों में जलन किसके कारण? पेंटोथेनिक एसिड के कारण। विटामिन B6, ठीक है। पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 क्या होता है? पैराडॉक्सिन होता है। ये त्वचा रोग, मस्तिष्क को ठीक काम ना करना और एनीमिया रोग इससे हो सकता है, ठीक है। विटामिन B6 के कारण जो होता है पैराडॉक्सिन, त्वचा रोग हो सकता है, मस्तिष्क का ठीक से काम नहीं करता है या एनीमिया रोग हो सकता है, ठीक है। और भी रोग हो सकते हैं लेकिन उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। प्रश्न 44 पे देखेंगे प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। यहाँ से एक क्वेश्चन जो होता है आपको आरओ और एआरओ में फिक्स होता है, ठीक है। और इस बार भी पूछा गया था, ठीक है। याद करो, अमीबा पेचिस किस अमीबा के कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। प्रोटोजोआ है, ठीक है। किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है पेचिस रोग? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यारों में पूछा गया है। काला आजार देखेंगे। काला आजार किसके कारण होता है? लिस्मेनिया डोनोवानी, ठीक है। डोनोवानी, लिस्मेनिया डोनोवानी। मलेरिया रोग देखेंगे। मलेरिया किस रोग के कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, ठीक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। निद्रा रोग देखेंगे किसके होता है? ट्रिपनोसोमा ब्रूसी के कारण होता है। चलिए, ये चारों रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, फिर इसको नोट्स करिए। अमीबी पेचिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। काला आजार रोग होता है आपको लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ है। मलेरिया किसके कारण होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। निद्रा रोग होता है ट्रिपनोसोमा ब्रूसी। ये जो होता है प्रोटोजोआ ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सोयाबीन के दाने में, याद रखिएगा। सोयाबीन के दाने में जो होता है ट्रिपनोसोमा का महत्व ज़्यादा होता है, अर्थात वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं ट्रिपनोसोमा जो होता है, ठीक है। ट्रिपनोसोमा कहाँ? सोयाबीन के दाने में जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 45, गरीबी के मापन की समितियां। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गरीबी मापन की समितियां, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया वनडे से लेकर के पीसीएस आरओ और एआरओ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 याद करिए। प्रश्न 45 लिखिए। पहली समिति बनाई गई अलग समितियां देखेंगे। कौन समिति बनाई गई? अलग समिति बनाई गई। अलग समितियां देखेंगे। पोषक तत्व के आधार पर गरीबी मापन किया गया। अलग समिति में क्या हुआ? जो पोषक तत्व है गरीब आधार पर गरीबी मापन किया गया। न्यूट्रिशनल की वैल्यू दी गई। क्या कही? न्यूट्रिशनल वैल्यू दी गई। 24 किलो कैलोरी, अगर 24 किलो कैलोरी जो होता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए रखा गया और 2100 कैलोरी जो होता है शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया, ठीक है।
आज एक ग्रामीण परिवार अगर जो होता है एक दिन में 24 किलो कैलोरी अगर खाता है, ग्रामीण जो होता है तो मिलती है उसको 24 किलो कैलोरी मिलती है, तो स्वस्थ मनुष्य क्या रखा जाएगा, ठीक है, गरीब सी रेखा से ऊपर है। और 2100 कैलोरी जो होता है शहरी क्षेत्रों में होता है, गांव के लोग किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, 24 का इसका 3000 कैलोरी की आवश्यकता कभी कभी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि किसान के लिए आपको पता है, ठीक है, तो और भी आवश्यकता, लेकिन गाँव शहर के लोग जो होता है ज़्यादा काम करते नहीं, माइंडेड काम ज़्यादा होता है उन लोगों का, ठीक है। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट है लकड़वाला समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है। लकड़वाला समिति 1993 में सन याद रखिएगा, सन याद रखिएगा। लकड़वाला समिति 1993 में अपनी रिपोर्ट राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं बनाई जाने वाली इन्हें शहरी क्षेत्रों में CPI-IW और ग्रामीण क्षेत्र में CPI-AL का प्रयोग करते हुए अद्यतन किया था। कौन? लकड़वाला समिति। इसका विस्तार से हम एक वीडियो बनाएंगे समिति की, जिसमें आपको बताएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तेंदुलकर समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर अलग समितियां और तेंदुलकर, ठीक है, लकड़वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तेंदुलकर समितियां बार बार पूछी जाती है। 2009 कब बनाई गई? 2009। शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संबंध में गरीबी रेखा को 1000 रुपया प्रति व्यक्ति माह और ग्रामीण परिवार जो था 816 रुपया जो था निर्धारित किए गए। पता है आपको, तेंदुलकर समिति कहती है अगर 1000 रुपया प्रति व्यक्ति अगर गरीब कमा रहा है, ठीक है, प्रति माह कमा रहा है शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया, तो गरीबी रेखा से ऊपर है, और प्रति माह, और 816 रुपया जो होता अगर ग्रामीण में कमा रहा है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है। ये बहुत बकवास चीज़ें हैं, ठीक है। इससे कम कमा रहा तो गरीबी रेखा, ये कोई निर्धारित है? 400 रुपये के जियो का रिचार्ज, 500 रुपये बच्चों को फीस, एक दिन में खर्चा हो जाता है। ये समिति जो बनाई गई है बेवकूफ़ी वाली समिति हम कहते हैं, भले ही हमको कुछ हो जाए, लेकिन ये समितियां बहुत बकवास है आज के ज़माने में, इसे हटा देना चाहिए। अगला है रंगराजन समितियां। रंगराजन समितियां देखेंगे, रंगराजन समितियां 2014 में बनाई गई, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, अखिल भारतीय ग्रामीण स्तर पर जो होता है 972 रुपये प्रति माह, देखिए थोड़ा सा बढ़ा दिए बेचारे, ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति माह, मतलब 32 रुपया प्रतिदिन अगर व्यक्ति कमा रहा है तो गरीबी रेखा से ऊपर होगा। ये देखिए, और इनका कमाल, शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति माह हो गए। 47 रुपया प्रतिदिन अगर कमा रहा निर्धारित किया गया था तो गरीबी रेखा से ऊपर। 1500 रुपये महीने में इन्हीं लोगों को बुलाकर काम कराना चाहिए। चलो भैया तुम गरीबी रेखा से ऊपर रहो, अमीर बने रहो, आओ हम तुमको 5000 महीना देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2014 का ऐसा चीज़ होती है, आपको लग रहा है ऐसा? फिलहाल ठीक है, याद करने की जरूरत, हमें PCS क्वालिफाई करने की जरूरत है, फिर आप समितियाँ बनाइएगा, ठीक है, ओरिजिनल समिति बनाइएगा। रंगराजन समिति 2014 में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति माह, 32 रुपया प्रतिदिन दिया गया। शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति माह, 47 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया था, ठीक है। रंगराजन समिति 3 समितियां याद करिएगा, पहला रंगराजन, तेंदुलकर और अलग समितियां, ठीक है। लकड़वाला समिति केवल सन याद करिएगा, 1993 में जब सन मिलाने के लिए आएगा तो लकड़वाला समितियां आएगा। अब तक जो था उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 46 नोट करें, क्वेश्चन नंबर 46 नोट करिए। उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां क्या क्या पूछी गई हैं? क्वेश्चन नंबर 46 नोट करिए। उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां, पहला स्वर्ण क्रांति है फल या शहद उत्पादन से, ठीक है, स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन से। दूसरा हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से, आपको बताने की जरूरत नहीं। नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन। रजत होती है अंडा उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। पीली क्रांति होती है तिलहन उत्पादन। अब तक ये PCS में पूछे गए आरओ और यारो में इतनी क्रांतियाँ, इसके अलावा भी और क्रांतियाँ पूछी जा सकती हैं, लेकिन उसको हमने अलग से वीडियो बनाया है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलग से जो क्रांतियाँ पूछी जाएंगी जब हम आपको पेपर सॉल्व कराएंगे टेस्ट सीरीज कल से, तो उसमें बताते रहेंगे। कल से टेस्ट सीरीज भी चलेगा, क्विक रिवीजन भी चलेगा, क्योंकि समय नहीं है। टेस्ट सीरीज हमको 15,000 का क्वेश्चन हमने टारगेट दिया था, जिसमें हम 1000 करा चुके हैं टेस्ट सीरीज में। अभी हमको जो होता है 14,000 कराना है, ठीक है। तो जब हम डेली जो होता है 500 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज कराएंगे तभी हम पहुंच पाएंगे अपने लक्ष्य पे। इसलिए जो होता है हम जो वादा किए उससे खरा उतरना है हमको, ठीक है। स्वर्ण क्रांति जो होता है फिर से देख लेते हैं। स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन में। हरित क्रांतियाँ खाद्यान्न उत्पादन में। श्वेत क्रांतियाँ दुग्ध उत्पादन में। नीली क्रांतियाँ मत्स्य उत्पादन में। भूरी क्रांतियाँ उर्वरक उत्पादन में। रजत क्रांतियाँ अंडा उत्पादन में। काली क्रांतियाँ पेट्रोलियम उत्पादन में। पीली क्रांतियाँ तिलहन उत्पादन में। ये क्रांति आपको याद रखिएगा। काली क्रांति को कभी कभी कृष्ण क्रांति पूछ देता है,
ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, अगला देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4747, बेरोजगारी के प्रकार। आरओ में क्वेश्चन पूछा गया, समीक्षा अधिकारी आरओ और यारो में बेरोजगारी के प्रकार। पहला बेरोजगारी होती है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ होती है? ये बाजार में उत्पन्न मंदी के कारण मांग की कमी से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बाजार में जो होता है जब मंदी चलती है तो मांग जो होता है कमी हो जाती है, और मांग की कमी से जो उत्पन्न होती है तो मांग बढ़ने पर जो होता है समाप्त हो जाती है। इसे विकसित देशों में देखा गया है। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? विकसित देशों में देखा गया। बाजार में उत्पन्न होती है, मंदी के कारण मांग की कमी हो जाती है, और मांग बढ़ने पर ये जो होती क्या होती है? चक्रीय बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। तो इसे हम विकसित देशों में देखा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, कहाँ? विकसित देश में। अगला है घर्षण जनित बेरोजगारी। एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार के प्राप्त करने के मध्य के अवधि को क्या करते हैं? घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। जब एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं, फिर दूसरा कंपनी अगर उस कंपनी को छोड़ करके दूसरे कंपनी को ढूंढ रहे हैं, बीच में जो समय आप कंपनी में नहीं किए, कंपनी छोड़ दिए, आप दूसरे कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, खोज रहे हैं, बीच का जो समय छोड़े थे उसे हम क्या करते हैं? घर्षण जनित बेरोजगारी। एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार के प्राप्ति के मध्य की अवधि को हम क्या करते हैं? घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। याद रखिएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी कैसे कहते हैं? कौशल की कमी योग्यता के ठीक है, कौशल की कमी की योग्यता रोजगार के अनुरूप काम ना मिल पाने की स्थिति में हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, कौशल की कमी योग्यता, ठीक है, रोजगार के अनुरूप जो होता है काम ना मिल करने के कारण की स्थिति में इसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी करते हैं। जैसे इस समय इजराइल में चल रही है, भारत वाले गए हैं। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी, ये आप पता है, ये किसानों के लिए सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में मौसम के अनुसार काम और जो होता है समय जो होता है। आपको पता है, बारिश हुई तो धान रोपाया, नहीं हुई तो कुछ लोग अस्किता गए, कुछ लोग मतलब भैया धान नहीं रोपाएंगे, आप धान रोपाई कर लीजिए। ठीक है, हमको भी 2-4 पैसा मिल जाएगा काम करने के लिए। तो अब कोई किसान धान खेती हो गई, सूखा पड़ गया, मौसमी झेल रहे हैं इस समय जो होता है। तो ये कृषि क्षेत्र में जो होता है मौसमी बेरोजगारी, बस याद करिए कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? अर्थात एग्रीकल्चर। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर विभाग में पाई जाती है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये पीसीएस में नहीं, समीक्षा में पूछा गया था इस बार। प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसी काम में आवश्यकता से अधिक लगे हुए हैं तो जिनको निकालने पर उत्पादन के स्तर पर कोई समान प्रभाव ना पड़े, उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब मान लीजिए कि क्या करते हैं, अगर एक विषय जो होता है, देखेंगे उत्तर प्रदेश में विश्वा बोला जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश परीक्षाएं दे रहे हैं। अर्थात विश्वा में जो होता, अगर मान लीजिए आपको जो होता है किसी प्याज लगाना है या गोभी लगानी है, आपकी है यहाँ पर गोभी लगानी है, और उस पर एक विश्वा में 2 लोगों का काम है, और यहाँ पर घर वाले लोग 4 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। अगर इन 2 लोगों को हटा दिया जाए तब भी इस पर खेती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, जब 2 लोगों का काम होता है उसमें 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, जिनको हटा देने पर कोई काम पर प्रभाव नहीं, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा गया कौन कौन रोजगारी? चक्रीय बेरोजगारी समझ गए, घर्षण समझ गए, संरचनात्मक बेरोजगारी समझ गए, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी समझ गए, प्रच्छन्न बेरोजगारी आप समझ गए। ठीक है, आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 नोट करिए, अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वक्र। अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वक्र, पहला लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र देखेंगे, धन और आय की विषमता का अध्ययन करता है। धन और आय की जो विषमता का मापन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? लॉरेंज वक्र से। लॉरेंज वक्र से, ठीक है, आपके धन और आय की जो विषमता बनी है, इसको नापने का कार्य कौन करता है? लॉरेंज वक्र। कौन करता है? लॉरेंज वक्र करता है। दूसरा जो होता है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक में देखेंगे, लॉरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता की माप को दर्शाता है, गिनी गुणांक। ठीक है, लॉरेंज वक्र जो आय की विषमता होती है उसे हम किससे दर्शाते हैं? गिनी गुणांक से। ठीक है, आय की विषमता का कार्य नापने का अध्ययन करता कौन है? लॉरेंज वक्र। और लॉरेंज वक्र की जो आय की विषमता मापता है उसे हम किस में नापते हैं, किसे दर्शाते हैं? गिनी गुणांक में। क्या कहते हैं? गिनी गुणांक में। दोनों जो होता है, ठीक है, आपस में मान लो जुड़वा भाई हो गए। आगे देखें, कुजनेट्स वक्र। ठीक है, कुजनेट्स वक्र, जीडीपी के बढ़ने पर
ठीक है। शुरू में आर्थिक असमानता बढ़ती है और एक बिंदु के बाद असमानता घटने लगती है, अर्थात उल्टा यू आकार का बनता है, उसे हम कुजनेट्स वक्र कहते हैं। ठीक है। अगर जीडीपी बढ़ रही है, एक समय में आर्थिक असमानता बढ़ती जाएगी, आर्थिक असमानता बढ़ती होगी और एक बिंदु के बाद असमानता क्या करती है, घटने लगती है। एक बिंदु के बाद असमानता कहती है घटने लगती है, तो ऐसा उल्टा यू बन जाता है, उसे हम कहते हैं कुजनेट्स वक्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में पूछा जाएगा, आरओ में पूछा जाएगा, आरओ में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। आरओ का पेपर एक ही होता है। ठीक है। इसमें पूछा गया आरओ में समीक्षा में। ठीक है। पीसीएस में पूछा गया है कुजनेट्स वक्र, और गिनी गुणांक में पूछा गया है, गिनी गुणांक भी पूछा गया है। ठीक है, उसे याद रखिएगा। अगला है पर्यावरण कुजनेट वक्र। पर्यावरण कुजनेट वक्र क्या है, जीडीपी के बढ़ने पर, जीडीपी पर अर्थात जीडीपी बढ़ने पर शुरू में पर्यावरणविद क्षति बढ़ती है और एक बिंदु के बाद क्षति क्या करती है, घटने लगती है। ये भी उल्टा यू बन जाता है। ठीक है। उसे हम पर्यावरण, जैसे कोऑर्डिनेट्स वक्र का दोनों परिभाषा है। जीडीपी बढ़ने पर शुरू में पर्यावरण की क्षति होती है और वहाँ आय की क्षति होती है। ठीक है। फिर जो होता है एक बिंदु के बाद जो होता है पर्यावरण क्या करता है, घटने लगती है। वहाँ पर्यावरण बढ़ता है, यहाँ क्या होता है, घटता है। यहाँ जो होता है ठीक उसका उल्टा है, वहाँ आय बढ़ असमानता पाई जाती है, फिर क्या करती है, असमान घटने लगती है। तो दोनों जो होता है एक दूसरे के देखेंगे, देख रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। एक ही परिभाषा है। ठीक है, एक ही परिभाषा है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट थॉमसन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। थॉमसन या फिलिप्स वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमसन या फिलिप्स वक्र, महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी घटती है। महंगाई बढ़ने पर क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, घटती है। याद रखिए, महंगाई बढ़ेगी, बढ़ने पर जो तब बेरोजगारी घटती है, अर्थात बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्पन्न संबंध होता है। कौन, फिलिप्स वक्र। अगर महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी क्या करती है, घटती है। महंगाई बढ़ने पे क्या बढ़ती है, बेरोजगारी घटती है, और अर्थात बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्पन्न जो संबंध उत्पन्न होता है उसे हम फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं। फिलिप्स वक्र के अनुसार होता है। ठीक है। इसे थॉमसन कह सकते हैं, फिलिप्स वक्र कह सकते हैं। ठीक है। 2 बार परिभाषाएं आराम से पढ़िए, नोट्स करिए। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन टारगेट में रखिए। हमारी तरफ से 60 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करेंट का। ठीक है। 90 क्वेश्चन हम आपको जीएस से देंगे, फिर आपको सीसेट के भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे लाफर वक्र। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, लाफर वक्र। लोफर मत पढ़िएगा, लाफर पढ़िएगा। लाफर वक्र देखेंगे। शुरू में करों की दर बढ़ाने पर कर राजस्व में वृद्धि होती है। शुरू में जो होता है करों की दर क्या होते हैं, करों की दर बढ़ाने पर जो होता है राजस्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। राजस्व में वृद्धि होती है और एक बिंदु के बाद करों में वृद्धि करने पर राजस्व में गिरावट आने लगती है। ठीक है। और एक बिंदु के बाद जो होती है करों में वृद्धि करने पर राजस्व में क्या होती है, गिरावट आने लगती है। ठीक है, उसे हम लाफर वक्र कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए परिभाषा, जैसे कोऑर्डिनेट्स वक्र का वैसे सेम टू सेम इसका भी है। जैसे कोऑर्डिनेट्स यू, यहाँ पर उल्टा यू बन रहा है, कोऑर्डिनेट्स में उल्टा यू बनेगा, लाफर में भी उल्टा यू बनेगा। दो चीज़ की परिभाषा एक ही, लाफर और कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के सम्मिलित भाई हो गए। ठीक है, छोटे बड़े भाई आपस में हो गए। यू आकार उल्टा बनता है, उसका भी यू आकार उल्टा बनता है। ठीक है, जब आपको हम बोर्ड से पढ़ाएंगे, ठीक है, तब आपको बताएंगे। अभी तो आपका पेपर है, ठीक है, बोर्डिंग नहीं किया जा सकता, समय नहीं है। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन नंबर 49, पंचवर्षीय योजना नोट्स करिए। प्रश्न नंबर 49 नोट्स करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 49, पंचवर्षीय योजना में क्या क्वेश्चन पूछा गया अब तक। पहली पंचवर्षीय योजना मिलान करने के आएगा 1956 से 1951 से 56। ठीक है, किस मॉडल पर आधारित है, हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित। इसकी प्राथमिकता क्या थी, कृषि पर प्राथमिकता, कृषि प्राथमिकता थी, याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना याद रखिए 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित थी, हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे, हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, याद रखिएगा हैरोड डोमर मॉडल। इसकी प्राथमिकता क्या थी, कृषि की प्राथमिकता। पहले 5 वर्ष हम किस पे देंगे, कृषि पे। भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, पहले हम भारत के लोगों को कृषि पर पंचवर्षीय योजना प्राप्त कर लेंगे, जिससे खाने पीने को हो जाएगा, फिर हम आगे देखा जाएगा। चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखेंगे 1956 से 1961 तक।
ठीक है, मिलान करने के लिए आएगा 1956 से 61। किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस प्राथमिकता क्या थी? उद्योग क्षेत्र। इसमें दो चीज़ हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक है, कौन कौन? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली। ठीक है, असफल रही क्योंकि इसमें बहुत 1965-62 में जो होता है युद्ध लड़ना पड़ा था हमें। ठीक है, ये किसके मॉडल पर थी? गाडगिल मॉडल पर थी। कृषि और उद्योग दोनों पर जो होता रखा गया था। 1924 में 64 में होता है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से होता, सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना। बोकारो में क्या? आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किसके सहयोग से हुआ था? अर्थात सोवियत संघ। अर्थात उस समय, इस समय कौन है सोवियत संघ? रूस। ठीक है, 1991 में रसिया का विभाजन हो गया था, रूस हो गया। ठीक है, यूएसएसआर था 1991 में, अब कौन हो गया? रसिया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चौथी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का हमने एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर के पंचवर्षीय योजना वीडियो देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर हम उसी पंचवर्षीय योजना को रखे हैं जो पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। ठीक है, स्थिरता के साथ विकास, आय में असमानताओं को समाप्त करना। स्थिरता के साथ क्या था? विकास करना, और आय में जो होता असमानताओं को क्या करना? समाप्त करना। चौथी। पांचवी पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी 1974 से 79 तक चली। गरीबी उन्मूलन और जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन और जनसंख्या नियंत्रण। और छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो ठीक है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर चलिए प्रश्न 50 को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी घाटी परियोजना और उनकी अवस्थिति। नदी घाटी परियोजना और उनकी अवस्थिति देखेंगे। पहला है बदायूं सिंचाई परियोजना। बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी में बनाई गई है? रामगंगा नदी। ठीक है, गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? यमुना नदी पर। गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर? यमुना नदी पर। रिहंद परियोजना किस नदी पर? रिहंद नदी पर। रिहंद परियोजना किस नदी पर? रिहंद नदी पर। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। नागा, ठीक है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? अर्थात कृष्णा नदी पर है। ठीक है, पोचम पाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। ठीक है, पोचम पाद परियोजना गोदावरी नदी पे। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी। फिर से देख लिए, बदायूं सिंचाई परियोजना रामगंगा नदी पर, गोकुल बैराज यमुना नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, पोचम पाद परियोजना गोदावरी नदी पर, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, नोट्स करिए, नोट्स करिए, क्वेश्चन को जो था नोट करते रहिएगा, एक भी नहीं छोड़ना है। पीसीएस क्वालिफाई करना, अच्छी सीटें हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित शहर। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित शहर। चलिए, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। नोट करिए, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, गोमती नदी के किनारे। अगला है यमुना नदी। नोट करिए, यमुना नदी के किनारे कौन है? कौशाम्बी, मथुरा, वृंदावन, मथुरा वृंदावन यमुना नदी किनारे। ठीक है, जिसमें भगवान कृष्ण कूद गए थे यमुना नदी में। और आगरा, इटावा, हमीरपुर यमुना नदी किनारे। नोट करिए, कौशाम्बी, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और हमीरपुर, ये किस नदी किनारे हैं? यमुना नदी के। अगला देखेंगे राप्ती नदी। राप्ती नदी किनारे देखिए, गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। ठीक है, गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती किस नदी किनारे है? राप्ती नदी किनारे। नोट करिए, राप्ती नदी किनारे गोरखपुर,
बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। ठीक है, चलिए गंगा नदी देखेंगे। गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर बिठूर। ठीक है, बिठूर कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। समीक्षा अधिकारी में बिठूर कहाँ स्थित है, कानपुर में। ठीक है, पश्चिम बंगाल मत चले जाना, स्वामी विवेकानंद वाला। ठीक है, यहाँ बिठूर कहाँ है, कानपुर में। ठीक है, गंगा नदी किनारे कानपुर। ठीक है, यहाँ कानपुर लिखा है। वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर, देवघर आदि शहर स्थित हैं। ठीक है, गंगा किनारे के कौन कौन हैं, बिठूर, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 याद करिए, 52। क्वेश्चन 52, भारत और उत्तर प्रदेश की जनगणना तथ्य। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, भारत और उत्तर प्रदेश में जो होता है साल 2011 की जनगणना के मुताबिक शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। भारत में देखेंगे, भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत देखेंगे 31.16%। भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है, 31.16%। ग्रामीण आबादी का प्रतिशत देखेंगे 68.84%। ग्रामीण आबादी कितना है, 68.84%। याद रखिएगा। चलिए देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में अगर शहरी आबादी पूछता तो 31.16%, ग्रामीण आबादी 68.84%। उत्तर प्रदेश में पूछता है शहरी आबादी तो बताएंगे आप 22.27% शहरों में रहती है जनसंख्या। 22.27% कहाँ, शहरों में रहती है। और ग्रामीण आबादी जो होती है 77.73% जो होती है ग्रामीण में। बस एक याद करना है, या तो शहरी आबादी याद कर लो तो 100 में से घटा दीजिएगा। ठीक है, ग्रामीण उत्तर प्रदेश का शहरी आबादी याद कर लेंगे 22.27, तो 100 में से घटा दीजिएगा, ग्रामीण हो जाएंगे। बस एक ही याद करना है, शहरी भारत का याद कर लो, शहरी ग्रामीण का याद कर लो, उत्तर प्रदेश का, बस हो गया। या ग्रामीण का याद कर लो, किसी का एक का याद करिए, ऑटोमेटिक निकाल जाएंगे। ठीक है, या तो 31.16 या तो 22.27। ठीक है, लमसम याद कर लो, याद हो जाएगा, कोई बड़ी लंबी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत गृह। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत गृह की बात करें। चलिए नोट करिए, अनपरा ताप विद्युत गृह। अनपरा ताप विद्युत गृह कहाँ है, सोनभद्र में। देखेंगे सोनभद्र, अनपरा ताप विद्युत गृह देखेंगे सोनभद्र में है। दूसरा देखेंगे दादरी ताप विद्युत गृह। दादरी ताप विद्युत गृह कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर। किस पे, गैस आधारित है। क्वेश्चन भी याद रखना, दादरी जो होता है गैस आधारित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस आधारित प्रश्न जो होता है क्वेश्चन है, अर्थात दादरी ताप विद्युत गृह। ठीक है, नोट करिए आप। अगला देखेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया मेजा ताप विद्युत गृह। मेजा ताप विद्युत गृह कहाँ है, प्रयागराज में मेजा ताप विद्युत गृह। इसे नोट करिए तुरंत। ठीक है, तुरंत जो होता है नोट करिए। अगला देखेंगे सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना। सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, सोनभद्र में। याद रखिएगा, सिंगरौली कहाँ है, सोनभद्र। ठीक है, टांडा ताप विद्युत परियोजना, कभी टांडा मत मारिएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है, अंबेडकर नगर। याद रखिएगा, टांडा ताप विद्युत परियोजना कहाँ बनाया गया है, अंबेडकर नगर में। ठीक है, कहाँ बनाया गया है, अंबेडकर नगर में बनाया गया। तो आप नोट करिए अम्बेडकर नगर। ठीक है, और इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था आंवला ताप विद्युत परियोजना, इस बार पूछा गया था आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, बरेली में। ठीक है, आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ, बरेली में। गैस आधारित है, गैस आधारित परियोजना है आंवला ताप विद्युत परियोजना। फिर देखेंगे हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना। हरदुआगंज नोट करिए, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, अलीगढ़ में। ठीक है, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर, अलीगढ़। नोट करिए अलीगढ़। ठीक है, हरदुआ ताप विद्युत परियोजना अलीगढ़ हो गया। चलिए देख लीजिए, अनपरा ताप विद्युत गृह सोनभद्र, दादरी ताप विद्युत गृह गौतम बुद्ध नगर, गैस आधारित है दादरी। मेजा ताप विद्युत गृह प्रयागराज, सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र,
टांडा ताप विद्युत परियोजना अंबेडकर नगर, आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली गैस आधारित है, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना अलीगढ़। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, क्वेश्चन नंबर 54 नोट करिए, प्रश्न नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 नोट करो, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। ठीक है, थकना नहीं, एकदम पढ़ते रहिए। टॉप करना है, 70 क्वेश्चन देना आपको, 60 70 और करंट लेकर के 100 क्वेश्चन तक कह दिए, गारंटी लेते हैं हमारे व्हाट्सएप से। हमारे जो होता है क्यू क्वेश्चन से और टेस्ट सीरीज से जो होता है 100 क्वेश्चन की गारंटी है, बस आप पढ़ते रहिए। और इस वीडियो को जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में बताइएगा और क्या क्या चाहिए मैटर। ठीक है, पीछे मत हटिएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? चंदौली, चंद्र से चंद्रौली, अर्थात 1957 में बना था, 1957 में स्थापना हुई थी। सन जरूर याद करिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य अर्थात चंद्रप्रभा जन्य विहार जो होता जीव विहार जो होता की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कहाँ? चंदौली में हुई थी। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। 1972 में लखीमपुर खीरी, कहाँ हुई थी? लखीमपुर खीरी में हुई थी। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार की स्थापना कहाँ हुई थी? बहराइच में, अर्थात बहराइच में 1975 में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ? बहराइच में 1975 में, याद रखिए कतरनिया बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार इम्पोर्टेंट है, बांदा जिला में 1977 में स्थापना हुई। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा जिला 1977 में। महावीर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, महावीर वन्यजीव विहार ललितपुर में है। सबसे छोटा जीव विहार वन्यजीव विहार कौन है? महावीर है। ठीक है, महावीर वन्यजीव विहार जो था सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, याद रखिएगा, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर, ललितपुर में होता है, 1977 में स्थापना हुई थी। ठीक है, हो गया, नोट्स हो गया। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली 1957, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी 1972, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच 1975, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा 1977, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर 1977। सबसे छोटा महावीर, याद रखिएगा, सबसे छोटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के नाम में परिवर्तन, क्वेश्चन नंबर 55 योगी बाबा, नाम में परिवर्तन, उत्तर प्रदेश के नाम, ये पूछा गया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत कब तक नाम था उत्तर प्रदेश का? 1836 तक, 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत था। इसके बाद 1877 तक मान लेंगे अवध आगरा संयुक्त प्रांत हो गया, अवध आगरा संयुक्त प्रांत हो गया। फिर इसके बाद 1937 में जो होता है इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत 1937 में हुआ। फिर वर्तमान में 1950 में इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश 1950 में क्या होगा? उत्तर प्रदेश। कब हुआ? 24 जनवरी 1950, याद रखिए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, प्रश्न नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करेंगे। चलिए देखते हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की चर्चा करते हैं। ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना बताएंगे पूरा याद रखेंगे आप। संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच की भूमि सीमा समझौता, याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो था भूमि सीमा समझौता हुआ था, इसका संशोधन करना पड़ेगा संविधान को। 100वां संविधान, आपको पता है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में? 368। ठीक है, कहाँ से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल आपको याद होगा क्योंकि पेपर सामने है, तो याद इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे 101वां संशोधन 2016 में किससे हुआ? गब्बर सिंह टैक्स जो होता है, GST जिसे कहते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, राजनीति में गब्बर सिंह बोला जाता है, तो आप उसे मत समझिएगा गब्बर सिंह, आप पढ़ेंगे गुड एंड सर्विस
जीएसटी का आप फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको जीएसटी देते हैं, ठीक है। हाँ, इतना समझदार है। चलिए आगे जल्दी करिए। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। जो था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो था संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, जिसमें जो था पिछड़ा वर्ग। और 103वां संविधान संशोधन, ये तो पीसीएस में पूछ दिया गया, 2019 में हुआ था। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण की बात की गई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। 103वां संविधान संशोधन देख लीजिएगा, 11 फरवरी को आरओ का पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ईडब्ल्यूएस को कितने % आरक्षण दिया गया, किस संविधान संशोधन के दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आरक्षण की बात करते हैं, ठीक है। तो 103वां। फिर देखेंगे 104वां संविधान संशोधन की चर्चा करते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2020 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में SC ST के लिए सीटों की समाप्ति के समय जो होता है सीमा 70 साल से बढ़ा करके 80 साल कर दी गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित सीटों को हटा दी गई है, ठीक है। जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में, लोकसभा में 2 रखे जाते थे और राज्य विधानसभा में 1। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कौन रखता था, राष्ट्रपति, ठीक है। और राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन कौन रखता था, राज्यपाल। इन दोनों सीटों को हटा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन पूछा नहीं गया, अब की बार पूछा जाएगा। 104वां संविधान संशोधन 2022 के तहत, ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित सीटों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट 4 स्टार का सवाल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। 105वां संविधान संशोधन 2021 में देखेंगे। 105वां संविधान संशोधन 2021 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति का बहाल की गई, ठीक है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों की जो तो सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति को क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में महिला आरक्षण से संबंधित है, लोकसभा में भी जी, ठीक है। 106वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। 104, 106वां, 106वां संविधान संशोधन 2023 में महिला आरक्षण से संबंधित, ठीक है, महिला, तो आप समझ गए। फिर से देख लीजिए 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौता। 101वां संशोधन 2016 GST। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में EWS को जो था 10% आरक्षण होगा। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में SC ST के लिए 70 साल की जो समाप्ति उसे बढ़ाकर 80 साल कर दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को आरक्षित सीटें बढ़ा दी गई, आरक्षित सीटें रखी, हटा दी गई, ठीक है। क्या कर दी गई, हटा दी गई। 105वां संविधान संशोधन के तहत देखेंगे 2021 में हुआ, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति दे दी गई, अर्थात बहाली कर दी गई। 106वां संविधान संशोधन 2023 में महिलाओं के आरक्षण को संबंधित है। महिलाओं के आरक्षण से संबंधित कौन सा, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, ठीक है। आगे देखेंगे पंचायती, क्वेश्चन नंबर 57, पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, चलिए, ठीक है। किससे संबंधित, पंचायत राज से संबंधित। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना, 243D सीटों का आरक्षण, 243I जो होता है पंचायत राज्य के लिए वित्त आयोग, नोट करते रहिएगा। 243 के निर्वाचन आयोग, ठीक है, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का व्यवस्था कहाँ की गई है, आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 के अंदर जो होता है इलेक्शन कमीशन बनाया गया, निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243Z जो होता है, ZD जो होता है जिला योजना समितियां हैं, और अनुच्छेद 243ZE जो होता है महानगरीय योजना समिति, महानगरीय योजना समितियां हैं, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। 243C पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243D सीटों का आरक्षण,
अनुच्छेद 243 आई पंचायतों के लिए वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 के निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 243 ZD जिला योजना समिति, अनुच्छेद 243 ZE महानगरीय योजना समिति, महानगरीय योजना समिति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कुछ बात बता दें, तिब्बत से के पठार से निकलने वाली नदियों की थोड़ी सी चर्चा देख लीजिए। जो तिब्बत के पठार से निकलती हैं नदियां कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र जिसे सांगपो कहा जाता है, मेकांग, सिंध, यांगसी, सतलज, साल्वेन। याद रखिएगा, तिब्बत के पठार से निकलती हैं सतलज नदी, तिब्बत के पठार। ठीक है, तो कौन कौन हो गए? ब्रह्मपुत्र जिसे सांगपो कहा जाता है, मेकांग, सिंधु जिसे कहते हैं साल्वेन, सतलज और यांगसी। ठीक है, ये सभी क्या हैं? तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियाँ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 58 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संविधान उधार लिए गए वस्तु के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीसीएस में कहाँ कहाँ से पूछा गया है यहाँ पर देखा जाता है। पीसीएस में जो होता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए, पहला कनाडा देखेंगे। कनाडा से ली गई विशेषताएं, कनाडा के उधार ली गई हमारी विशेषताएं क्या? एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की योजना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, कनाडा से लिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच जो होता है शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये मत सोचिएगा जो क्वेश्चन पूछा गया है कैसे क्वेश्चन प्रारूप होता है एग्जाम का पीसीएस का, उसके हिसाब से पेपर बना गया। आपने समझ लिया कनाडा के फला लिया गया ऐसे नहीं। ठीक है, तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? इसकी विशेषताएं, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की योजना ली गई, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण किया गया, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रखना, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रखना। ठीक है, इसके बाद अमेरिका से ली गई विशेषताएं देखेंगे। अमेरिका से ली गई विशेषताएं क्या क्या हैं? लिखित संविधान, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होगा, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा और प्रस्तावना। याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? लिखित संविधान, नोट करिए, लिखित संविधान, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति हो गए, मौलिक अधिकार जो होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार और इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी, इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा और प्रस्तावना मौलिक अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों अमेरिका के लिया गया हो, अमेरिका से ली गई उधार ली गई ये विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यूनाइटेड किंगडम से ली गई विशेषताएं कौन कौन है? नाम मात्र का मुखिया राष्ट्रपति होता है, रानी की तरह। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में है वैसे यहाँ। मंत्रियों को कैबिनेट प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया? प्रधानमंत्री का पद यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से, संसदीय प्रकार की सरकार ब्रिटेन से, द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से। ये तीन जगह ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका को याद करिएगा। और जो होते हैं जो रूस हो गया, जर्मनी से आपात बंद हो गया, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से संघ सूचियों का बंटवारा, ये सारे चीज़ें जो होती है आपको कहाँ मिल जाएंगी? नोट्स में दे देंगे। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके इम्पोर्टेंट रिपीट करना, आपको रिवीजन करना है और भी आगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। भाषा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में संशोधन, भाषा संबंधी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। चलिए 3 संशोधन है आपको याद करना पीसीएस का। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया। याद रखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया। नोट्स करिए। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा। 3 भाषा को जोड़ा गया है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को, 3 भाषा को जोड़ा गया। चौथा 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर
92 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली। ठीक है, 92 संविधान संशोधन 2003 में जो होता है संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा को जोड़ा गया। ये 3 संविधान संशोधन याद रखेंगे, एक ठीक पीसीएस एग्जाम में श्योर पूछता है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 डीपीएसपी, जिसे आप कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किए गए प्रमुख अनुच्छेद कौन से? 42वां संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किए गए कौन कौन से अनुच्छेद हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए? चलिए नोट करिए। अनुच्छेद 39 ए गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 39 ए गरीबों को निःशुल्क कानूनी और सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 39 ए। आर्टिकल 39 ई शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा करना। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में क्या होंगे? श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। ये 48 ए। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आर्टिकल 40 भी पूछ देता है, ग्राम पंचायत से संबंधित। ग्राम पंचायत से संबंधित, ठीक है, आर्टिकल 40 से राज्य के नीति। लेकिन राज्य का नीति निर्देशक का अर्थ होता है समाज के कल्याणकारी राज्य। समाज के कल्याणकारी राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, 59 हो गया, 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आना ही आना है क्वेश्चन, समझ रहे हैं? 4 स्टार का क्वेश्चन है, 4 स्टार का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना है। ठीक है, याद करिएगा। ठीक है, 65 तक पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आपको फिर जो होता है इसको आप रिपीट करेंगे, फिर आपको सुबह में जो होता है सुबह 5 बजे तक जो होता है फिर आपको वीडियो जो होता है मिल जाएगा। सुबह 5 बजे तक ये वीडियो आपको जो होता है तीसरी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ये दूसरी टेस्ट सीरीज है, तीसरी टेस्ट सीरीज 5 बजे सुबह में दे देंगे। 3 टेस्ट सीरीज, 4 टेस्ट सीरीज को हमने बात किया है। 4 टेस्ट सीरीज में आपको 50 से 60 क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा, और हमारे वीडियो अभी नया है चैनल तो उससे थोड़ा सा शेयर करिएगा, जिससे और भी हमें साहस मिले। और जितना ये आपको फैलेगा उतना ही हम जो होता है शेयर होगा, उतना ही जो होता है हम क्या करेंगे, आपको अच्छे अच्छे मैटर देते रहेंगे। चलिए ठीक है, और करंट का मैटर भी बहुत जल्दी देने वाले हैं बस। चलिए, भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले द्वारा, भारत में इनके संस्थापक की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सूफी सिलसिले थे और इनके संस्थापक बहुत थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन नंबर। सूफी सिलसिला के संस्थापक देखेंगे क्या क्या? चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, जो सूफी सिलसिला थी, कौन संस्थापक थे? सुहरावर्दी के, जो तो सुहरावर्दी के, बहाउद्दीन जकारिया। कादरी, सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी। कादरी कौन थे? सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी। फिर इसके बाद सत्तारी, शाह अब्दुल्ला सत्तारी, शाह अब्दुल्ला सत्तारी। इसके बाद कौन थे? फिरदौसी, फिरदौसी कौन थे? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। फिरदौसी कौन थे? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। नक्शबंदी कौन थे? बाकी बिल्ला। ठीक है, बाकी बिल्ला इंपॉर्टेंट हो गया। फिरदौसी बार बार पूछा गया है, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। चिश्ती बार बार पूछा गया, चिश्ती के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी पूछा गया है, बहाउद्दीन जकारिया। कादरी कौन थे? सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी। ठीक है, सत्तारी शाह अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी शेख बहाउद्दीन समरकंदी। और नक्शबंदी बाकी बिल्ला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, बाबर से काल की घटनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती। बाबर काल की घटनाएं देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 में, याद कर रखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ठीक है,
नोट्स हो गया, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, खानवा की युद्ध लड़ा गया 17 मार्च 1527 में। पानी पिया, खाना किया, चंदा दिया, घर गया। ये इतना ही याद करना है, कोटेशन में याद रखना है। पानी पिया, ठीक है, खाना खाया और चंदा दिया और घर गया। हो गया, कोटेशन याद है। पानीपत का युद्ध क्रम लगाने के देगा तो पानीपत, फिर क्या होगा, खानवा का युद्ध, फिर चंदा दिया, चंदेरी का, फिर घर गया, घाघरा का युद्ध। बस इतना याद करना है। तो फिर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526। खानवा का युद्ध लड़ा गया 17 मार्च 1527। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया 19 जनवरी 1528। खाना खाया, पानी पिया, पानी पीते पहले जाते कहीं पानी पीते हैं, इसके बाद आप खाना खाते, इसके बाद चंदा देते, फिर अपने घर निकल जाते। फिर घाघरा का युद्ध लड़ा गया 6 मई 1529। फिर बाबर का मृत्यु हो गई थी 26 दिसंबर 1530 की बाबर की मृत्यु। ठीक है, ये मिलान करने के लिए आएगा और मिलान करने का हम तरीका बता दिए। किसी के घर जाएंगे आप पानी पीजिएगा पहले, इसके बाद उसको खाना खाइए, इसके बाद उसको 2-4 रुपये चंदा दीजिएगा आते समय, और फिर इसके बाद चुपचाप कहाँ चले जाइएगा, घर चले जाइएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। दिल्ली सल्तनत वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 63। दिल्ली सल्तनत के वंश जो होते हैं, गुलाम वंश या इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है। इसका शासनकाल 1206 से 1290, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद 1290 से 1320 तक शासन चलता है। खिलजी वंश के बाद जो होता तुगलक वंश आता है दिल्ली सल्तनत में। तुगलक वंश जो होता 1320 से 1412 ईस्वी तक चलता है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। इसके बाद लोधी वंश आता है 1451 से लेकर 1526। याद रखिएगा, गुलाम वंश या ममलूक वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1412, सैयद वंश 14 से लेकर 1451, लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक ले। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत काल के वंश थे। ठीक है, आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई प्रमुख परियोजनाएं। चलिए, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27। राजधानी परिवर्तन कब हुआ? 1326 से 27 ईस्वी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब? 1330 ईस्वी में। खुरासन अभियान 1332 ईस्वी में। खुरासन अभियान क्या? 1332 ईस्वी में। कराचील अभियान 1337 में। और दोआब में वृद्धि 1325 में। दोआब में वृद्धि 1325, याद रखिएगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330, खुरासन अभियान 1332, कराचील अभियान 1337 और दोआब में कर वृद्धि 1325। दोआब में कर वृद्धि का 1325, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई। सांकेतिक मुद्रा और खुरासन अभियान, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में और खुरासन अभियान 1332 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो होता है 64 हो गया, क्वेश्चन नंबर 65 पे देखेंगे। ठीक है, चलिए आपको 70 तक बता देते हैं। तब शुरू किए तो आपको थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। शाहजहाँ के काल में आए विदेशी जो होता है नागरिक, शाहजहाँ के काल में आए विदेशी नागरिक। शाहजहाँ के काल में कौन कौन आया था? इतावली यात्री कौन था? पीटर मुंडे, जो 1630 से 1634 ईस्वी तक रहा शाहजहाँ काल में। इसका कहाँ का नागरिक था? इतावली, जैसे इटली कह सकते हैं। ठीक है, इतालवी यात्री था, इटली। ठीक है, इसके बाद कौन आया? फ्रांसीसी वर्नियर, फ्रांसीसी, जो फ्रांसीसी चिकित्सक था, 1656 से 1717 तक शासन ईस्वी तक रहा, यहाँ रहा। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में आए हुए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कौन आया? निकोलाओ मानुची, जो इतावली यात्री था, निकोलाओ मानुची। के सारे क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए हैं, आरओ में पूछे गए हैं, एआरओ में पूछे गए हैं। आरओ में समीक्षा अधिकारी, पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बार बार इसे नोट्स करिए, बार बार नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए इसे। जितना बार पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ लीजिए वीडियो बढ़ा करके, आपके बाद क्या हो जाएगा? हो जाएगा।
निकोलो मानुची 1653 से लेकर के 1708 ईस्वी तक रहा। ठीक है, ये दारा सिकोह की सेना में तोपची था। दारा सिकोह की सेना में कहा था तोपची था, बाद में इसे चिकित्सक बन गया बाद में। ठीक है, ये दारा सिकोह की सेना में क्या था, तोप चलाने का कार्य था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या बन गया थे, चिकित्सक बन गया था। कौन, निकोलाओ मानुची, निकोलाओ मानुची। इसके बाद कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रांसीसी यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल में आया था। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर ये फ्रांसीसी यात्री था। 1638 से लेकर के 1663 ईस्वी तक से आया यहाँ तक। इसने भारत में 6 बार यात्रा जो की। जो पेशे से ये क्या था, जौहरी था। पेशे से कौन था, जौहरी था, बात याद रखिएगा। पेशे से जौहरी था ट्रेवनियर। 6 बार यात्रा किया पेशे से, याद रखें, पेशे के तौर पर किया था, व्यापार के तौर पर किया था। समझ गए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 हुआ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, घास के मैदान। ठीक, 2 भागों में बांटा जाता है। आपको पता है घास के मैदान 2 भागों में बांटा गया है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय में समाना, कंपोज और लानोस आता है। याद रखिएगा 3 घास याद रखिएगा, समाना, कंपोज, लानोस, ये उष्णकटिबंधीय हैं। फिर याद करिए, समाना, कंपोज और लानोस। समाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोज जो होता है ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोस जो होता है वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, समाना, लानोस और कंपोज। क्वेश्चन पूछा गया है, समाना अफ्रीका में पाया जाता है मिलान करने के लिए, कंपोज ब्राज़ील में पाया जाता है और लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। और दूसरी घास के मैदान कौन है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, इसके अलावा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में प्रेरी घास का मैदान यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। बेल्ट कहाँ, दक्षिणी अफ्रीका में। डाउन्स जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपी घास का मैदान एशिया, यूक्रेन, रूस और चीन की मंचूरिया प्रदेश में पाया जाता है। याद रखिए, प्रेरी घास के मैदान यूएसए, कनाडा में। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। बेल्ट जो होता है, बेल्ट घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में। बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका में बार बार पूछा गया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस और चीन की मंचूरिया प्रदेश में होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, विश्व के सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश का अवरोही क्रम लगाएंगे। विश्व के सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश जो होता है अवरोही क्रम में, कौन में, अवरोही क्रम में। पहला कौन तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, कनाडा, इसके बाद नॉर्वे, इसके बाद इंडोनेशिया, फिर रूस, फिर फिलीपींस। याद रखिएगा, कनाडा की सीमा सबसे ज़्यादा है, इसके बाद नॉर्वे है, इंडोनेशिया है, रूस है और फिलीपींस है। ठीक है, 7,556 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। ठीक है, भारत की लंबी तटीय सीमा कितनी है, 7,516 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। भारत विश्व में कौथे स्थान पे, 16वें स्थान पर। याद रखिएगा, 16वें स्थान पर तटीय सीमा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, दक्षिण भारत की पहाड़ियों से उत्तर से दक्षिण का क्रम। दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम। पहले देखेंगे नल्ला मलाई, इसके बाद नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डामम की पहाड़ियाँ। फिर क्या, कार्डामम की पहाड़ियाँ। याद रखिए, नल्ला मलाई या नल्लम मलाई क्या कर सकते हैं, नल मलाई कर सकते हैं, नल्लम मलाई है ना, नल मलाई, नीलगिरी, ठीक है, अन्नामलाई, कार्डामम की पहाड़ियाँ। ये दक्षिण भारत की उत्तर की ओर दक्षिणी क्रम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, विश्व के प्रमुख स्थानीय पौने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीसीएस के लिए और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख स्थानीय पौने कौन कौन है, देखेंगे। विश्व के स्थानीय पौने, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। याद रखिएगा, चिनूक जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, चिनूक। ठीक है,
फॉन फॉन फो लिखा गया फॉन है, ये अल्पस पर्वत और स्विट्जरलैंड में बहती है। सिरोको इटली में, सिरोको जो होता है कहाँ की पौनी है, स्थानीय पौनी नाम है इटली का। सिसुम अरब रेगिस्तान का। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया का या विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया का। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। शामल इराक और फारस की खाड़ी। सांता आना कैलिफोर्निया। फिर से देख लीजिए, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा। फॉन अल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड। सिरोको इटली। सिसुम अरब रेगिस्तान। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। शामल इराक तथा फारस की खाड़ी। सांता आना कैलिफोर्निया, सांता आना क्या, कैलिफोर्निया, ठीक है। और एक है कोयबैंग अर्थात जावा इंडोनेशिया, जावा इंडोनेशिया। हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरी टेस्ट सीरीज है, तीसरी टेस्ट सीरीज सुबह 5 बजे के पहले या 6 बजे तक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तीसरी टेस्ट सीरीज हम 4 दिन में आपको कल तक जो था शाम तक पूरे टेस्ट सीरीज को इसको ख़त्म कर देंगे, 70 क्वेश्चन 60 का। फिर आपको टेस्ट सीरीज चलाएंगे, ठीक है। ये क्यूज क्वेश्चन है ना, रिवीजन क्वेश्चन, आप रिवीजन करिए, फिर इसके बाद क्यूज हम चलाते हैं। 4 वीडियो देंगे क्यूज क्वेश्चन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज सीरीज का 4 वीडियो आपके पास जाएगा। इन 4 वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चन आपके पास होंगे, याद करिए। चलिए, विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 70। विश्व की प्रमुख जनजातियां पिग्मीज कांगो बेसिन में पाई जाती हैं। पिग्मीज कहाँ पाई जाती है, कांगो बेसिन में। बोरो ब्राज़ील में। इकांथा दक्षिणी अफ्रीका में। हैदा अमेरिका में, या तरता या उकाधीर साइबेरिया क्षेत्र में। बद्दू कहाँ पाई जाती हैं, अरब में। याकू कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश। याकू कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश। जूलू कहाँ पाई जाती है, नेटाल प्रांत या दक्षिणी अफ्रीका में। जूलू क्या है, नेटाल प्रांत और दक्षिणी अफ्रीका में। इसके बाद जो होता है मसाई कहाँ पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका केन्या। मसाई पूर्वी अफ्रीका केन्या, ठीक है। फिर याद करिए, पिग्मीज कांगो बेसिन, बोरो ब्राज़ील, इकांथा दक्षिणी अफ्रीका में, हैदा अमेरिका में, यूकाधीर या तरतावा साइबेरिया क्षेत्र। बद्दू कहाँ पाई जाती है, अरब में। याकू टुंड्रा प्रदेश। जूलू नेटाल प्रांत या दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है, नेटाल प्रांत या दक्षिणी अफ्रीका में। मसाई पूर्वी अफ्रीका या केन्या में पाई जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्योंकि अगर इस पेज में है तो नेक्स्ट पेज कल पढ़ाने के लिए इस पेज में अभी प्रिंट करना है, प्रिंट नहीं हो पाया है। तो ये प्रिंट जितना हो गया उतना तो आपको बता दें, फिर प्रिंट होता रहेगा, फिर आप जानते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 71। विश्व की प्रमुख जल डमरू मध्य संबंधित सागर ए भूभाग जिनका अलग करता है, जिनको अलग करता है। बेरिंग सागर देखेंगे, आर्कटिक और बेरिंग सागर। अलास्का और रूस को अलग करता है, ठीक है। बेरिंग सागर जो होता है आर्कटिक एवं बेरिंग सागर में किसको अलग करता है, अलास्का और रूस। जिब्राल्टर जल संधियाँ देखिए, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। कौन है, स्पेन और मोरक्को। जिब्राल्टर द्वारा कौन देश अलग करता है, स्पेन और मोरक्को। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के द्वारा जिब्राल्टर जल संधियाँ जोड़ती है। एक तरफ स्पेन है, एक तरफ मोरक्को है। डोबर जल संधियाँ उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती हैं। डोबर जल संधियाँ द्वारा उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर में देखेंगे ब्रिटेन और फ्रांस को क्या करती हैं, अलग करती हैं। ब्रिटेन फ्रांस को अलग करती हैं। मलक्का जल संधियाँ देखेंगे जावा सागर और बंगाल की खाड़ी, मलाया और सुमित्रा में, मलाया और सुमित्रा में अलग करती है। मलक्का जल संधियाँ जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी, किसको, जावा सागर बंगाल की खाड़ी को अलग करती, मलाया और सुमात्रा में। फ्लोरिडा के देखेंगे, फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक को, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज़ को अलग करती है। फ्लोरिडा किसको अलग करती है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक किसको किसको अलग करती है, देश को अलग कौन करती हैं, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को अलग करती हैं। पाक देखेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से अलग होता है। पाक क्या, पाक जल संधियाँ किन बीचों में है, पाक जल संधियाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में। किसको अलग करता है पाक जल संधियाँ, भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को।
30 जल संधियाँ हैं जिन्हें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे के सारे पूछे गए हैं। एक बार आप इसे रिपीट करिए। वीडियो को जो था आप लाइक करिएगा, कहने की ज़रूरत है नहीं, कमेंट करिएगा अच्छे से, और सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो ज़्यादा लोगों के पहुँचे। और टारगेट को हम आपके अचीवमेंट 115 क्वेश्चन सीरीज से दे देंगे। हमें 100 क्वेश्चन करेंगे तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। सीट ज़्यादा है लेकिन 115 क्वेश्चन करेंगे, आपको गारंटी देते हैं आपको, ठीक है, फुल गारंटी हमारी रहेगी।